जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में सबसे पहले लिखिए, विराम चिन्ह का या विराम का शाब्दिक अर्थ होता है, विराम का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव, यानी चीजें रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं। तो होता क्या है कि जो विराम चिन्ह होता है वो जहां भी लगता है वहां भी चीजों में क्या होता है? ठहराव होता है, चीजें रुकने लगती हैं। हमने कोई भी चिन्ह लगाया, हमारी पढ़ने की गति रुक जाती है। तो आप लिख चुके हैं कि विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव। आगे लिखिए, हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या, हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 22 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 22। हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 22 है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो हिंदी का विराम चिन्ह माना जाता है, हिंदी का विराम चिन्ह सिर्फ एक है। कितना है? एक। और वो कौन सा है इन 22 में से? उसका नाम है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। हिंदी का विराम चिन्ह कितना है? एक। और कौन सा है? पूर्ण विराम। तो फिर भाई ये विराम चिन्ह कहां से आए? तो कामता प्रसाद गुरु ने माना है कि जो विराम चिन्ह है वो अंग्रेजी से लिए गए। विराम चिन्ह कहां से ग्रहण किए? विराम चिन्ह अंग्रेजी से, अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए। विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग कैसे कैसे होता है वो तो हम आगे पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इतना नोट कीजिए कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विराम चिन्हों की संख्या कुल कितनी है, हिंदी में विराम चिन्ह कितने हैं, हिंदी क्या विराम चिन्ह कौन सा है, और हमने विराम चिन्ह किस भाषा से ग्रहण किए। फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं हिंदी में जो 22 चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग कैसे कैसे होता है। तो बिना समय बर्बाद किए एक तरफ हेडिंग डाल लीजिए, चिन्ह। मैं एक चीज आपको बता दूं, जो चिन्ह शब्द है ना वो या तो ऐसे शुद्ध होता है या ऐसे शुद्ध होता है। और जो सामान्यतः हम लिख रहे होते हैं चिन्ह, ये अशुद्ध होता है। और एग्जाम में चिन्ह शब्द वर्तनी में पूछा जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर वर्तनी में आपसे पूछा जाए चिन्ह कैसे लिखा जाता है, शुद्ध चिन्ह कौन सा है, तो अक्सर हम ये लिखते आए हैं, जबकि ये अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा है? ये वाला। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं विराम चिन्हों की, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। तो देखो, एक तरफ हेडिंग डालो चिन्ह और दूसरी तरफ हेडिंग डालो चिन्ह का नाम। एक तरफ हम चिन्ह बनाते जाएंगे और दूसरी तरफ चिन्ह का नाम लिखते जाएंगे, कौन कौन से चिन्ह होते हैं। तो सबसे पहले जो हिंदी का ही चिन्ह है हम उसी को लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है? पूर्ण विराम। कौन सा चिन्ह है ये? पूर्ण विराम। कहां लगाया जाता है अब इसको समझते हैं। जब भी कोई बात पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है से अर्थ क्या हो गया? जैसे मैंने कहा राम आगरा जाता है, मेरा वाक्य पूरा हुआ। जैसे ही वाक्य पूरा हुआ वहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम।
अगले चिन्ह की बात करें कि अगला चिन्ह कौन सा होता है। अगला चिन्ह आपका पहले एक छोटा सा डॉट पॉइंट और उसके नीचे कॉमा, इसे कहते हैं अर्धविराम। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये क्या है, ये है आपका अर्धविराम। अब ये हम कहां लगाते हैं, जहां पर हमने दो वाक्यों को किसी अव्यय शब्द से जोड़ा हो और हम उसे अव्यय शब्द से ना भी जोड़ना चाहें तो हम उसे विराम चिन्ह से जोड़ सकते हैं। राम आया, अर्धविराम, श्याम गया, हमने और शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक दो बराबर बराबर बातें जहां की जा रही हो, बराबर बातों से मतलब ये है कि जहां दो वाक्यों जिनका लगभग समान महत्व हो, अगर हम उन्हें जोड़ना चाहें तो हम किससे जोड़ सकते हैं, अर्धविराम से। अगला चिन्ह है आपका, जिसे आप कॉमा कह देते हो, इसे कहा जाता है अल्प विराम। क्या कहते हैं, अल्प विराम। जब एक साथ बहुत सारे नामों का प्रयोग हो, बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग हो, या जहां पर कम रुके, समय का राम लक्ष्मण सीता या राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, एक साथ मैंने 3 से 4 नाम दे दिए, तो अब हम रुकेंगे भी कम। अर्धविराम जहां लगाएंगे वहां रुकते भी ज्यादा हैं। अल्प विराम में हम कम रुकेंगे, तो वहां हम जैसे 3 से 4 वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थानों का नाम एक साथ ले रहे हैं, तो वहां पर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, उनके मध्य में हम लगाएंगे अल्प विराम। इसके बाद आप अगला चिन्ह बनाइए अपूर्ण विराम। 2 बिंदियां, जिसे आप आमतौर पर विसर्ग कहते हो, लेकिन ये विसर्ग नहीं है, अपूर्ण विराम। और इसी का एक और नाम है उप विराम। इसी को हम क्या कह सकते हैं, उपविराम कह सकते हैं। ये कहां लगता है, ये सबसे पहले तो जैसे आप एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, प्रार्थना पत्र आप जिसे कहते हैं, अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस एप्लीकेशन में मान लीजिए आपने क्या लिखा, उस एप्लीकेशन में ऐसे आप लिखते हो विषय, जैसे आपने सबसे पहले लिखा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर विद्यालय का नाम, फिर आप लिखते हैं विषय। आपने क्या लिखा, विषय। और मान लीजिए आपका विषय है कि आपको अवकाश चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, विषय अवकाश हेतु, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब आपने विषय और अवकाश के मध्य में जो चिन्ह लगाया वही क्या है, वही आपका अर्धविराम या उपविराम है। इसके अलावा जब आप शीर्षक दे रहे होते हैं और शीर्षक में दो बातों का लगभग समान महत्व होता है, जैसे आपने कहा विज्ञान, वरदान, या अभिशाप। या मान लीजिए आपने कहा बेरोजगारी एक समस्या, तो वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, वहां आप प्रयोग करेंगे उपविराम का, या जिसे आप कहते हो अपूर्ण विराम। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि ये जो लगा हुआ है वो विसर्ग नहीं है, विसर्ग हमेशा यहां लगेगा, इनके पास में लगेगा, निकट लगेगा, जबकि ये इसके निकट नहीं लगा है, इनसे दूर लगा हुआ है। तो उपविराम और अर्धविराम, अर्धविराम में जैसे उपविराम या अपूर्ण विराम कहते हैं। अगले चिन्ह के बारे में बात करते हैं। ये तो आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ, इसे कहते हैं प्रश्न सूचक, या इसी को हम कह सकते हैं प्रश्नबोधक चिन्ह। यानी जहां भी हमें प्रश्न का बोध हो वहां पर कौन सा चिन्ह होगा, प्रश्न सूचक या प्रश्नबोधक चिन्ह लगा होगा। अगले चिन्ह के बारे में बात करते हैं, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह प्रश्नवाचक
चिन्ह प्रश्न का बोध कराता है। योजक चिन्ह दो चीजों को लगभग जहां जोड़ने के काम है। योजक का मतलब क्या है? जोड़ना। जैसे आपने कहा माता पिता, तो माता पिता के मध्य में आप क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह। या जहां आप उपमेय उपमान को एक साथ रख रहे हैं, जैसे आपने कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, तो आपने चंद्र और खिलौना के मध्य में क्या लगा दिया? योजक चिन्ह लगा दिया। अगला चिन्ह आप ऐसे ही लगाते हैं सीधे, इस पर इसका आकार बड़ा होता है, इसे हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक निर्देशक चिन्ह क्या करता है? निर्देशक चिन्ह आपको निर्देश देता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कहा आप जैसे कोई प्रश्न लिखते हैं और प्रश्न में आपने लिखा, हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे बेरोजगारी का हम निबंध लिख रहे हैं या हम कोई लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अब उस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में हमें क्या करना है? हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने कहा बेरोजगारी के निवारण के निम्नलिखित उपाय हैं। अब हमने लिखा उपाय हैं, तो है के बाद हम पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, क्योंकि पूर्ण विराम जो उपाय है उन्हें हम बताने का निर्देश कहां दे रहे हैं? आगे दे रहे हैं, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? निर्देशक चिन्ह। या जैसे अभी हमने देखा कि विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है, तो जो शाब्दिक अर्थ होता है के बाद में जो हम जो चिन्ह लगा रहे हैं वो हम कौन सा लगाएंगे? निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। एक और चिन्ह ऐसा ही होता है, बस उसको हम एरो बोल देते हैं और इसे हम कहते हैं दिशा सूचक। इसे हम क्या कहेंगे? दिशा सूचक। लिख लिया? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कौन सा चिन्ह है? दिशा सूचक। किसका बोध कराता है? दिशाओं का बोध। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको किसी डायरेक्शन का बोध करा रहा है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से फैजाबाद जैन मंदिर से गए, तो आपको आगरा की तरफ एक सिंबल लगा मिलेगा और वहां पर उसकी दूरी लिखी होगी, यानी वो आप अलग अलग दिशाओं, आगरा की तरफ एक अलग एरो लगा होगा, शुकाबाद की तरफ या मैनपुरी की तरफ एक अलग अलग एरो लगा होगा। तो उसी यानी जो दिशाओं का बोध कराता है वही क्या कहलाता है? दिशा सूचक चिन्ह कहलाता है। चलिए अगले चिन्ह की बात करते हैं। एक सीधा चिन्ह, या आमतौर पे ऐसे लगता है दो बिंदियां और ऐसे, ये होता है हमारा विवरण, या इसी को हम कहते हैं शीर्षक चिन्ह। विवरण चिन्ह या शीर्षक चिन्ह। अब ये हम कहां लगाते हैं? तो ये हम लगाते हैं जब हम किसी भी चीज का विवरण दे रहे होते हैं। विवरण देने से अर्थ क्या हुआ? विवरण देने से अर्थ हो गया कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई हेडिंग डाली और उस हेडिंग का विवरण मैं आगे दे रही हूं। जैसे मैंने हेडिंग डाली, मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण, या मैंने हेडिंग डाली वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण हेडिंग डाली है, उसका विवरण मैं कहां दूंगी? आगे के पैराग्राफ्स में दूंगी। और जो आगे विवरण दिया उसका शीर्षक पहले हम लिख चुके हैं, इसीलिए इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विवरण चिन्ह। अगला लिखिए, इसे हम कहते हैं पुनरुक्त चिन्ह। पुनरुक्त चिन्ह। पुनरुक्त चिन्ह कहां होता है? जब मान लीजिए हमें समान बातें लिखनी है, उनमें हल्का फुल्का अंतर या समान वाक्य लिखने हैं, तब हम पुनरुक्त चिन्ह लगा देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम आगरा जाता है, फिर मैंने अगला वाक्य कहा श्याम आगरा जाता है, उसके बाद मान लीजिए मैंने कहा मोहन आगरा जाता है। तो अब मैं नाम लिखती जाऊंगी, राम श्याम मोहन, और आगरा जाता है एक बार लिखूंगी, उसके बाद नीचे दो लाइनें बनाती जाऊंगी, दो चिन्ह बनाती जाऊंगी। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पुनरुक्त चिन्ह कहते हैं। चलिए इसे कहा जाता है एकल उद्धरण। एकल उद्धरण चिन्ह कहां लगता है? एकल उद्धरण चिन्ह किसी भी व्यक्ति के उपनाम में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला क्या है? उनका उपनाम है। या मान लीजिए मैंने कहा रामधारी सिंह दिनकर, तो उपनाम में लगाया जाता है सबसे पहली बात।
दूसरी बात, जहां ये चिन्ह लगेगा, कौन सा, एकल उद्धरण, जैसे मान लीजिए हम संदर्भ लिख रहे होते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पद्य पंक्तियां शीर्षक से ली गई हैं, तो शीर्षक का जब हम नाम लिख रहे होंगे तब हम कौन सा चिन्ह लगा रहे होंगे, उस समय हम वहां लगा रहे होंगे एकल उद्धरण। इसके बाद आगे लिखिए उद्धरण चिन्ह। एक चीज याद रखना, हिंदी में इसे कहते हैं एकल उद्धरण, इसे कहते हैं उद्धरण, जबकि अंग्रेजी में इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इसे कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह आपका कहां लगता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है जहां पर आप किसी का भी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। स्टेटमेंट देने का अर्थ क्या हुआ, स्टेटमेंट देने का मतलब किसी के कथन, अर्थात आप किसी की परिभाषाओं की अगर बात करते हैं तो वहां पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं, वहां पर हम लगाते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। या जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किया हो, तो डायरेक्ट में से आपने कहा ही सेड टू मी, कॉमा, अब उसने मुझसे कहा, तो जो कहा आप उसी के शब्दों में जब कह रहे होते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप उसे इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो आप क्या कहते हैं, ही टोल्ड मी दैट, फिर आप उसे अपने शब्दों में कह रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि राम क्यों नहीं आया, तो आपने राम से जाकर कहा कि मैम, तो मैं, मैडम पूछ रही थी किसी और से, आपने तीसरे व्यक्ति से कहा, श्याम से कहा कि मैडम कह रही थी राम क्यों नहीं आया, तो जो राम क्यों नहीं आया मेरे एग्जैक्ट शब्द थे, वही हुबहू शब्द थे, उन्हें डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाएगा। लेकिन अगर आपने राम से ही जाकर कहा कि मैडम पूछ रही थी आज तुम क्यों नहीं आए, तो अभी इनडायरेक्ट हो गया, वहां पर हमें उद्धरण चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला चिन्ह बनाइए समतुल्य या समता सूचक। ये कहां पर लगता है, जहां दो समान बातें हैं, हम कह सकते हैं एक समझने के तौर पर पर्यायवाची शब्दों में। जैसे मान लीजिए मैंने कहा रात और रात्रि, मैंने कहा दिवस और दिन, तो दोनों बराबर हैं, तो वहां पर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, समता सूचक या समानता सूचक या समतुल्य चिन्ह। याद रखने से बराबर नहीं कहते, बराबर ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है, हिंदी में इसको कहा क्या क्या कहा जाता है, समता सूचक चिन्ह। अगला चिन्ह बनाइए, इसका नाम लिखिए त्रुटिपूरक। त्रुटि पूरक या त्रुटिपूर्ण आप लिख सकते हैं, त्रुटिपूर्ण। ऐसी का एक और नाम है हंस पद, या इसी को कहते हैं ताक चिन्ह। त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह हम कहां लगाते हैं, अगर इसकी बात हम करें तो जब हम मान लीजिए हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और उसे लिखते लिखते हमसे कोई गलती हो गई, गलती हो गई से मतलब कोई शब्द छूट गया, गलती से मतलब ये नहीं कि हमने कुछ गलत लिख लिया, अगर कोई शब्द हमसे छूट गया तो उस छूटे हुए शब्द को फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास जहां जगह है तो हम उसको या तो ऐसे ऊपर एक चिन्ह बनाते हैं, नीचे वाली लाइन तो ऐसे जगह बनाते हैं, हालांकि लगाने का तरीका यही सही है। तो इसको क्या कहते हैं, त्रुटिपूरक, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, त्रुटिपूरक या हंस पद, या फिर इसको क्या कहते हैं, काक चिन्ह। अगला चिन्ह बनाइए कोष्टक। कौन सा चिन्ह हो गया, कोष्टक। कोष्टक आप जानते हैं जब भी हमें कोई नाम लिखना हो और उसी का हम दूसरा नाम लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने जब रस पढ़ाया था तो उस समय मैंने कहा था कि जब हम रस पढ़ रहे हैं और रस पढ़ते समय मान लीजिए हमको हमने देखा था कि रस का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, भरत मुनि ने, और किस ग्रंथ में किया, नाट्यशास्त्र में। अब नाट्यशास्त्र का ही मुझे दूसरा नाम लिखना था पंचम वेद, तो मैंने क्या किया, फटाफट से कोष्टक लगाया और उसमें लिख दिया कोष्टक यानी पंचम वेद। हिंदी में कोष्टक ही प्रयुक्त होता है, लेकिन दो और कोष्टक हैं जिसे आप गणित में कहते हैं मझला, और एक जिसे आप कहते हैं बड़ा कोष्टक। हालांकि आपको हिंदी में मिलेंगे नहीं, लेकिन इसका नाम मिलता है आपको सर्पाकार
और ये आपका कहलाता है, हिंदी में कहलाता है वर्गाकार। हालांकि हिंदी में इनका प्रयुक्त आमतौर पर नहीं होता, इसलिए इसको मैं कहाँ कर रही हूँ, बॉक्स में बंद कर ही देती हूँ। अगला चिन्ह पढ़िए। अगला चिन्ह जैसे या तो आप इस तरीके से इसको लगा लीजिए या ऐसे लगा लीजिए, काम लगभग दोनों का एक ही है। हालांकि इसको कहते हैं तारांकित और इसे कहते हैं टीका सूचक। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को पॉइंट्स में लिखते हैं ना, पॉइंट आउट कर रहे होते हैं किसी भी चीज को, तो जब हम कोई भी चीजें पॉइंट में लिख रहे होते हैं तो नंबरिंग डालने की बजाय हिंदी में आमतौर पर जो पॉइंट लिखते हैं तो हम एरोज बना देते हैं या अपने अपने तरीके से सिंबल बनाते हैं। जैसे आप जब कंप्यूटर्स में, जैसे हम बुलेट कहते हैं, बुलेट जो आपने देखे होंगे कंप्यूटर्स में लगते हैं, उन्हें अगर हम स्टार से इंगित कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तारांकित चिन्ह। और अगर उसको हम इस तरीके से लगाएं तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, फिर उसे हम कहते हैं टीका सूचक चिन्ह। चलिए अगले चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो अगला चिन्ह आपका होता है रिक्त चिन्ह। रिक्त चिन्ह आपने पढ़ा होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो जहां रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात आ जाती है तो वहां कौन सा चिन्ह होता है, वहां आपका होता है रिक्त चिन्ह। आगे इसे कहा जाता है लोप चिन्ह। देखो बेटा, लोप चिन्ह और रिक्त चिन्ह में अंतर होता है। रिक्त चिन्ह में जो जगह छोड़ी जाती है उसका मतलब ये होता है कि जो जगह छोड़ी गई वहां पर कोई शब्द आना है और लगभग उतनी ही जगह होती है। जैसे हम कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। लेकिन लोप चिन्ह में क्या कहाँ लगाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो एग्जाम देते समय आप पाते हैं कि आप किसी पद्यांश या गद्यांश का आपको अर्थ करना है, तो अब आप उसके अर्थ में क्या करते हैं, आप उसके अर्थ को एक शब्द लिखते हैं कॉपी में। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने पूरा का पूरा लिख लिया हो, पूरा पद्यांश आप लिख दें, नहीं होता। यानी कि होता क्या है कि आप एक शब्द आगे का लिखते हैं, फिर बीच में क्या करते हैं, आप डॉट 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 लगाते हुए चले जाते हैं, लेकिन वहां पर कायदे में रिक्त चिन्ह नहीं लगता। जो एक सही प्रोसेस है वो है आप वहां पर क्या लगाएंगे, आप वहां पर लगाएंगे लोप चिन्ह। अगला चिन्ह बनाइए। इसे कहते हैं, या आप इसी चिन्ह को ऐसे भी बना सकते हैं लोप चिन्ह। और ये एक जगह पर और लगाया जाता है, जैसे मैंने बताया ना, एक तो आप लगा रहे होते हैं वहां पर, और दूसरे जैसे बैंक अकाउंट्स आपका आता है तो आपने देखा होगा बैंक अकाउंट की जब डिटेल आती है तो वहां भी क्या आता है, आपका यही बन करके आता है। अगला चिन्ह बनाइए, एक छोटी सी बिंदी जिसे कहते हैं लाघव चिन्ह। इसको हम कहाँ लगाते हैं, जैसे आप लिखते हैं ना बीए एमए, आपने लिखा बीए, या आपने लिखा मान लीजिए मिस्टर, आपने लिखा डॉक्टर, तो जो आपने बिंदी लगाई ना ये इसको शॉर्ट कर दिया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लाघव चिन्ह, या इसको कह रहे होते हैं हम संक्षिप्त या संक्षेपक चिन्ह। इसका दूसरा नाम भी लिख लेते हैं, यानी इसको हम क्या कह रहे होते हैं, संक्षिप्त या संक्षेपक चिन्ह। यानी इसका नाम ज्यादातर एग्जाम में आने वाला शब्द क्या है, लाघव चिन्ह या संक्षेपक चिन्ह। लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम संक्षिप्त चिन्ह भी कहते हैं। एक होता है आपका रेखांकित, ये तो वैसे आप जानते ही होंगे, जिसे आप कहते हो अंडरलाइन करना। इसके अलावा आपका एक चिन्ह होता है
देखो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको ये 5 डॉट मिलेंगे और इसको कहते हैं समाप्त सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह यानी कि जब किसी रचना का या जब किसी, जैसे आप पाएंगे, जैसे हम कई बार हिंदी साहित्य में ही पढ़ रहे होते हैं कि ये रचना का अंतिम भाग है और इसका पूर्वार्ध भाग प्राप्त नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका पूर्वार्ध भाग है अथवा नहीं है? तो उसका बोध हमें कहां से होता है? उसका बोध हमें चिन्ह से ही होता है। तो चलिए आज जो हमने बात करी वो किस पर बात करी? चिन्हों को लेकर के बात की। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से चिन्ह हमने पढ़े। आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक था विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चे? तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, यानी कि जहां पर ये चिन्ह लगते हैं वहां चीजें रुक जाती हैं। चीजें रुकने से मतलब क्या है कि मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने की गति रुक जाएगी। विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 22। उन 22 में से हिंदी का विराम चिन्ह कितने माने जाते हैं? तो हिंदी के विराम चिन्ह माने जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक, और वो कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। क्योंकि जो पूर्ण विराम अंग्रेजी में होता है ना, उसे कहते हैं फुल स्टॉप, और उसको लगाने का तरीका होता है सिर्फ एक डॉट लगा देते हैं, लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम इस तरीके से लगा देते हैं, सीधा एक डंडा। और अगर आपसे ये पूछ लें कि विराम चिन्ह हमने लिए कहां से, तो किस भाषा से लिए? विराम चिन्हों को हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है। आगे हमने बात करी कि विराम चिन्ह, यानी सबसे पहले मैंने एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन वर्तनी की दृष्टि से आता है कि चिन्ह का शुद्ध रूप क्या है, यानी कि चिन्ह को कैसे शुद्ध लिखा जाता है। तो मैंने बताया कि जो शुद्ध चिन्ह होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद हमने चिन्हों को लेकर के चर्चा की, कौन कौन से चिन्ह होते हैं। तो सबसे पहले हमने जिस चिन्ह की बात करी वो कौन सा चिन्ह था? वो चिन्ह था हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में भी कौन सा चिन्ह था? जो हमारा हिंदी का चिन्ह था, यानी जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम किसका चिन्ह है? हिंदी का। ये लगाया कहां जाता है? जहां हमारी बात पूरी हो चुकी होती है, यानी जहां हमारा वाक्य पूरा हो गया उसे क्या कहेंगे हम? पूर्ण विराम। अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम जहां पर लगभग 2 वाक्यों को यदि हमें जोड़ना हो, या जहां अव्यय शब्द के स्थान पर भी इसको कही गई, अव्यय सारे अव्ययों को नहीं, ऐसे अव्यय शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं उसे हम अर्धविराम से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगला चिन्ह था अल्प विराम। तो अल्प विराम हमारा कहां होता है? अल्प विराम जब हम 2, 4, 5 यानी 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के नाम ले रहे होते हैं, वहां पर हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अपूर्ण विराम। तो अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, एक तो जब हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं वहां किया जाता है। इसके अलावा अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है जहां पर मान लीजिए आपने किसी शीर्षक का नाम लिखा तो वहां पर आप अपूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां हमें किसी प्रश्न का बोध होता है। तो प्रश्न का बोध कहां होता है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या है? इसमें मैंने सीधे सीधे प्रश्न पूछा, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसके बाद अगली बात की हमने योजक चिन्ह की। योजक चिन्ह का होता है जहां हमें 2 चीजों को जोड़ना होता है। निर्देशक चिन्ह कहां होगा? तो निर्देशक चिन्ह हमारा होता है जहां पर हमें किसी भी चीज के लिए निर्देश देना हो। और दिशा सूचक चिन्ह सीधे सीधे हमारा कहां पर लगता है? दिशा सूचक चिन्ह हमारा लगता है जहां पर हम दिशाओं का बोध कराते हैं। अगले चिन्ह के बारे में बात की, विवरण चिन्ह, जो कि आमतौर पर हम जब हेडिंग्स डाल रहे होते हैं तो वहां पर लिखते हैं, लगाते हैं। और फिर हमारी बात है पुनरुक्ति। जब हमें समान चीजें लिखनी होती हैं, जब हम समान चीज लिख रहे होते हैं लगातार, तो हम उस चिन्ह का, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो कौन सा चिन्ह होता है? पुनरुक्ति चिन्ह। और एकल उद्धृत चिन्ह जो हमारा होता है वो किसी के भी उपनाम या शीर्षक लिखते समय शीर्षक के नाम में लगाया जाता है। उद्धृत चिन्ह किसी के भी द्वारा कहे गए स्टेटमेंट या हम कह सकते हैं परिभाषाएं हम जहां लिख रहे होते हैं वहां पर उद्धृत चिन्ह लगाते हैं। और जहां लगभग हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं वहां पर हम समतुल्य समता सूचक चिन्ह लगाते हैं। और जब हम लिख रहे होते हैं और हमसे कोई शब्द या छूट जाता है तो हम त्रुटिपूर्वक हंस पद या काक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मान लीजिए मुझे 2 शब्द लिखने, किसी के 2 नाम लिखने, और वो पर्यायवाची नहीं है, एक ही वस्तु के 2 नाम हैं, तो मान लीजिए हम उसमें क्या लिख सकते हैं? हम वहां पर कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। जब
किसी भी चीज को हमें पॉइंट आउट करना होता है, पॉइंट्स में लिखना होता है, तथ्यों में बात कहनी होती है, तो हम तारांकित या टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जब हम जैसे कहते हैं रिक्त स्थान भरो, तो वहां पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा चिन्ह है? रिक्त स्थान। जब हम किसी भी पद्यांश की व्याख्या कर रहे होते हैं तो पहला शब्द लिखते हैं, अंतिम शब्द लिखते हैं, और उसके मध्य में जो चिन्ह लगाते हैं उसे लोक चिन्ह कहते हैं। या आप जैसे पाएंगे कि जो कंप्यूटर्स लैंग्वेज है, अकाउंट्स के जो मैसेज बैंक से आते हैं, वहां पहला कुछ डिजिट्स होते हैं स्टार्टिंग के, और अंत के कुछ डिजिट्स होते हैं। हालांकि बाइनरी सिस्टम में इसको लगाने का तरीका अलग है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोक चिन्ह कहते हैं। और एक छोटी सी डॉट पॉइंट हम जहां लगाते हैं, हालांकि डॉट से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं, संक्षेपक या संक्षिप्त चिन्ह कहते हैं, जिसे हम किसी भी चीज को शॉर्ट करने के लिए लगाते हैं। और रेखांकित चिन्ह आप जानते ही होंगे, जैसे अंडरलाइन कहते हैं, जैसे हम किसी भी चीज को रेखांकित करते हैं, महत्वपूर्ण रूप से करते हैं। और अंत में हम जो चिन्ह लगाते हैं वो होता है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह, यानी जब किसी भी रचना की या समाप्ति का बोध होता है तो हम क्या करते हैं? वहां पर समाप्ति सूचक चिन्ह लगाते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।